नमस्कार। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी बघेल साहब। सर, आपको सबसे पहले चुनाव की जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आपको एक नई जिम्मेदारी आपका मिली है। मेरे मंत्रालय में स्वागत है। आपको नई जिम्मेदारी मिली है। पशुपालन, मछली पालन और पंचायती राज के साथ साथ कई बड़ी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से देखते हैं सर इसे? माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मुझे शामिल किया और बहुत महत्वपूर्ण विभाग जिसका देश की 80% जनता के साथ संबंध है, वो एक जिम्मेदारी दी है। जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये प्रभार मिला है, तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, बड़े मंत्री जी के नेतृत्व में, अपने अधिकारियों के समन्वय के साथ उस उद्देश्य को पूरा करेंगे और अपना बेस्ट देने का काम करेंगे। सर, डेयरी विकास और मछली पालन, पशुपालन इसको लेकर के काफ़ी मतलब एक निचले तबके तक आपको पहुँचना होगा। तो उसके लिए कुछ अगर रोड मैप, क्योंकि मोदी सरकार के देखा जाता है कि 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश को आश्वस्त किया था कि किसानों की आय को वो दुगना करेंगे, तो उसको दुगना करने के कुछ संसाधन हैं, उसमें ये विभाग ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के तौर पर खेती के साथ साथ पशुपालन पैरेलल इकोनॉमी हमेशा रही है। तो और खेती में भी अब हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हम प्रोग्रेसिव किसानों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो परंपरागत खेती है उससे भी थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ जब उन पे ज़मीन है ही, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो वो पशुपालन कर रहे हैं खरीद के। तो किसान के पास बैकयार्ड पीछे भी होती है घर के, आगे भी होती है। तो वो पशुपालन उन्नत किस्म का, मैं पशुपालन से खुश नहीं हूँ। जैसे मैं कभी नहीं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, मैं कहता हूँ बच्चों को क्या पढ़ाओ। ये 70 साल पहले कहा जाता था शिक्षित बनो, लेकिन हम कहेंगे कि अब केवल इंटर बीए करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं लेंगे। ऐसे ही अच्छी ब्रीड के, अच्छी नस्ल के हमें पशुपालन करना है, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इसके अलावा सूअर पालन बहुत ही अच्छी योजना है। और आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती। लागत भी कम करना चाहिए, तभी इनकम दुगनी होगी। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी बचाएं, स्प्रिंकलर इरिगेशन के पानी चलाएं, इसमें 80% सब्सिडी है। इसके बाद बहुत अच्छा, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गई है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ है, कुछ गड़बड़ हो सकता है आंकड़ा, कि नैनो डीएपी में हम 460 रुपये प्रति बैग, कट्टा हम बोलते हैं अपने गाँव में, वो बचा सकते हैं। और नैनो यूरिया में 40 रुपये के आसपास बचत होती है। मेरे दाहिनी तरफ जो ये लोग बैठे हैं, अगर कैमरा दिखा दो इनको, ये 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार बैग आलू करते हैं, 200-200, 300, ये दोनों खासतौर से महानुभाव जो बैठे हैं। तो ये मेटाडोर की मेटाडोर डीएपी लाते होंगे, यूरिया लाते होंगे, फिर मज़दूर से खेत पे ले जाते होंगे, उसकी जगह एक थैले में डीएपी और वो ले जा कर के, और अगर ड्रोन से करा लें तो ये पैसा बचा सकते हैं। ये आय दुगनी करने के साधन, और ये कोई मैं बहुत थ्योरी नहीं, मैं व्यवहारिक बातें करता हूँ। ऐसा संभव है, ये कोई प्रिंसिपल बात चीज़ नहीं है। दूसरा, डीएपी, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया में घटतौली की संभावना खत्म, मिलावट की संभावना खत्म। और इफ़को जैसी कंपनी अगर बनाती है, तो क्या हम कोई ऐसा खराब प्रोडक्ट दे सकते हैं कि देश के किसानों का नुकसान हो जाए? जी। वो बैग वाली में, मेरे अपने अनुभव में, लोग उसमें से 100-200 ग्राम निकाल लेते हैं और मिला भी सकते हैं। तो मेरा आपकी महत्वपूर्ण चैनल है, उससे किसानों से कहना चाहूँगा कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, हालाँकि मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में चला गया, लेकिन गाय पालें तो इंडस देसी गाय पालें, उसी में A1 और A2 मिल्क रहता है, उसी के मूत्र में जो है कैंसर रोधी होते हैं, और उसी के गोबर में पंचगव्य बन सकता है और अच्छा कीटनाशक बन सकता है। तो हरियाणवी गाय, साहिवाल, गिर गाय, और एक हमारे यहाँ गंगा तीरी गाय और होती है, गंगा के किनारे पाई जाती है। साहिवाल, थार पारकर, और भैंसों में मुर्रा भैंस जैसी है, हमारी भदावरी भैंस हमारे ज़िले की है। बकरियों में पंजाब की बीटल्स है फॉर मीट, और हमारी जमुनापारी हमारे इटावा ज़िले में होती है, जो 3.5 किलो तक दूध देती है। तो अब
क्या है, पशुपालन का टाइम आ गया लेकिन चारागाहों की कमी हो गई। लेकिन हम अगर नहीं घुमा फिरा के चरा सकते हैं तो फिर हम उसको टहला सकते हैं सड़क पर, जिससे वो ज़्यादा भोजन करे और ज़्यादा दूध दे, तो किसानों की आय को दुगना। दूसरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, निराश्रित गौवंश इस समय थोड़ी समस्या है किसानों के लिए। किसान अपने खेतों की बाउंड्री करता है, तार वार से जुगाड़ करता है, वो कोई इंडो पाक बाउंड्री तो बनाता नहीं है कि परिंदा पार में, वो एक यूकेलिप्टस लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया, तार वार खींचता है। किसान अपने बच्चों की भूख की लड़ाई लड़ रहा है, और सांड अपनी गैंग, अपनी जो पूरा उसका टोला एक है 50-100, वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो उखाड़ देता है। तो रात रात भर किसान खेतों पर रहकर अपनी फसल की रक्षा करते हैं। मुझे तो 1 तारीख को तनख्वाहें आनी है, और आपकी भी आनी है, लेखपाल की भी आनी है, ब्यूरोक्रेट्स की आनी है। लेकिन खेती तो साल में 2 बार की होती है, और 2 बार अगर गायें घुस जाएं तो वो तो बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार है, उसकी रोज़ थोड़ी आती है। इसलिए अगर फसल ख़राब भी हो जाए तो फसल बीमा है, और 2-2 हज़ार की 3 किस्तें किसान सम्मान निधि की आनी। इस मेज़ के बराबर अगर इस देश में किसी के पास खेती है, खतौनी में नाम है, तो उसको शायद 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने पहला कैबिनेट प्रधानमंत्री बनते हुए दस्तखत किसान सम्मान निधि का किया है, और उसको लॉन्च करने वाले होंगे। 18वीं किस्त मेरे ख्याल से लॉन्च होगी। तो क्या है, सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान अगर किसान अपनी गाय का कराएं तो एक गारंटी है कि 90% बछिया ही पैदा होगी। ऐसा हो चुकी है। अभी मैंने जो कुछ लोग मिलने आए थे, ये कार्ड रखा, तो उनसे पूछा क्या रिजल्ट है, तो उन्होंने कहा 90% फीमेल। चूँकि बैल यूजलेस है इसलिए वो प्राइसलेस है। तो दाएँ ख़त्म हो गई तो बैल ख़त्म हो गया, यूजलेस हो गया। बैलगाड़ी ख़त्म, मेटाडोर आई तो बैलगाड़ी ख़त्म हो गई। ट्रैक्टर आया तो हल चला गया, इंजन आया तो रहट चली गई, और वो आया क्रेशर आया तो कोल्हू चला गया। तो इन 5 जगह बैल की उपयोगिता होती थी, मशीन ने बैल को बेकार कर दिया। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग, बैल हमेशा मार्केट में महंगा रहा है, बछड़ा, केवल अभी पिछले 30 साल को छोड़ के। 50% किसान पे 2 बैल नहीं होते थे। मदर इंडिया देखी है तो देख लेना, उसमें बैल नहीं होते हैं तो अपने कंधे पे नरगिस चलाती हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर बैल बहुत सस्ते होते और बैल इफरात में होते तो ये फिल्म पिट जाती कि आप क्या दिखाना चाहते हो। क्योंकि उस ज़माने में यही था, तो बेचारी नरगिस अपने कंधे पर, हम उसे जुआ बोलते हैं, हल्का चला रही हैं। आज संजय दत्त जी सेकंड पीढ़ी में हैं, तो अगर वो चाहें तो हम उन्हें आगरा से 10,000 बैल दे सकते हैं अगर वो ट्रांसपोर्ट करें। ऐसा क्यों हुआ? मशीन के आने के कारण। किसी का बछड़ा पैदा होता था तो मिठाई बांटी जाती थी, क्यों? वो उसके 5 कामों में काम आएगा। इसके अलावा अगर कोई घर में मर गया है और गाय ने बछड़ा दे दिया तो वो त्यौहार उठ जाता था। नंबर 3 बात, मैंने अपनी माँ को ढोलक पर बछड़ा पैदा होने पे सोहर के गीत गाते हुए देखा है। ऐसा डिटेल में कोई जा नहीं पाएगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। दूसरा, हम पे 2 बैल नहीं होते थे तो एक बैल हमारा, अब हमारे एक बैल से हल नहीं चलेगा तो एक से हम रमेती करते थे कि भैया हमारा खेत तू जुतवा दे और तेरा खेत हम जुतवा देंगे, एक बैल हमारा एक बैल आपका। ऐसे इस देश में खेती हुई है। फिर ये महिषासुर वंश कहलाता, भैंसा तो अच्छा नहीं माना जाता था हल में चलाना, लेकिन फिर मजबूरी हुई तो एक बैल किसी का और दूसरी तरफ उस पर बैल नहीं है तो भैंसा। फिर और गरीबी आई तो एक भैंसा हमारा एक भैंसा आपका। फिर यहाँ तक हुआ कि एक भैंसा और सामने वाले पे भैंसा भी नहीं है, तो जब तक सी बफेलो भैंस पड़िया गाभिन नहीं होती थी उसे भी हल में चला देते थे। इस दौर से हमारा देश गुजरा है। और आज जब हम गरीब थे, चारागाह ज़्यादा थे, तो भी गाय को छोड़ते नहीं थे। बैल 8 या 9 साल खेती करते हैं और फिर मरते नहीं है, लेकिन काम करने लायक नहीं होते हैं। गाय ने 8-10 साल बाद बच्चे दिए, दूध दिया, मर भी नहीं रही है लेकिन दूध भी नहीं दे रही है, तो भी अपने दरवाजे पे रखते थे टिल डेथ, और आज उनको छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं कि अनाथालय में जब वृद्धाश्रम में महिलाएं हैं तो वो किसी न किसी की माएँ हैं।
उनको छोड़ रखा है तो गाय तो गौ माता कहलाती है। तो मेरा बस यही कहने का है कि अपनी गाय का कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सेक्स सॉर्टेड वर्गीकृत वीर्य से इस्तेमाल करके करें तो बछिया पैदा होगी तो 10 साल रहेगी, बछड़ा पैदा होगा तो लोग छोड़ देंगे। इस पे हम बड़ा काम करेंगे कि वर्गीकृत वीर्य इतना बनाएं कि उसके पर्याप्त डोज किसानों को मिल सके। लेकिन किसान अभी भी नेचुरल बच्चे पैदा कर रहा है, तो कंपनीज को लिख के दिलवाना पड़ेगा कि हम गारंटी ले रहे हैं कि गर्भ भी धारण करेगी और गर्भ से बछिया पैदा होगी 90%, और बछिया भी साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर की होगी। ये सर, गेम चेंजर होगा। सर अगला सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसे हम सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो आजकल ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर उस पर भी अगर आप कुछ अपना विजन बताएं तो। मैंने पहली बार में ही कहा था कि आय दुगनी करने के तमाम कारण बताए थे, उसमें ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को भी कहा था। क्योंकि एक एलीट क्लास देश में हो गई है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखती है, तो वो ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक ये सब चीज़ें पसंद करती है। तो लोग आए ऑर्गेनिक, उसमें केवल एक सर्टिफिकेशन ही तो होना है। नंबर 2, प्राकृतिक खेती पर मेरा बहुत ध्यान है। प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती से भी ज़्यादा अच्छी होती है।